हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू जेबी सर क्लासेज। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में लेक्चर नंबर 7। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय फर्स्ट चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है और इसका एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसको बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर कितना टॉर्क लगता है, उस पर कितना बलाघूर्ण लगता है। तो अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, इसको समझने से पहले एक छोटा सा टर्म है जिसको कि समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गॉस की प्रमेय, गॉस की थ्योरम उसी टर्म से रिलेटेड ही है। और वह टर्म क्या है? वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स होती क्या है। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो अगर वैद्युत फ्लक्स की हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, लिख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन इसका। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी क्षेत्रफल है, कोई भी एरिया है, कोई भी सरफेस है और वह वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस वैद्युत क्षेत्र से अभिलंबवत जो हमारा क्षेत्रफल है उससे जितना फ्लक्स पास होगा वही वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। जैसे कि सपोज करो कि ये हमारा एक एरिया है, सपोज करो कि एक एरिया है, इस तरीके पेपर का पूरा एरिया है और यहाँ से फ्लक्स निकल के आ रहा है और इस एरिया से संबद्ध होकर के इधर से बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके से फ्लक्स आ रहा है। अब देखो फ्लक्स इधर से आ रहा है और इस फ्लक्स के लंबवत हमारा ये क्षेत्रफल है। तो इस लंबवत एरिया से जितना भी फ्लक्स पास करेगा, जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं पास करेंगी वही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए कि किसी भी एरिया से वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, एक और टर्म है जिसको हमको समझना बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम लोग जनरली क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, लेकिन गॉस थ्योरम में हम लोग क्षेत्रफल को एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे पढ़ने के लिए। और क्षेत्रफल सदिश होता क्या है? देखो, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश उसके क्षेत्रफल के हमेशा अभिलंबवत होता है। जैसे कि मान लो ये हमारा पेपर है, पेपर में दो सरफेस है, एक इधर वाला सरफेस, एक बैक वाला सरफेस। तो अगर इसका ये क्षेत्रफल हो गया, इस सतह का क्षेत्रफल हो गया, और इसका अगर हमें क्षेत्रफल सदिश निकालना हो तो क्षेत्रफल के अभिलंबवत होगा। तो क्षेत्रफल ऐसे है तो अभिलंबवत कैसे होगा? इस तरीके से होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के अभिलंबवत होता है। अगर इसी क्षेत्रफल को हम लोग ऐसे कर दें, है ना, इस पेपर को हम लोग ऐसे कर दें तो इसका एरिया क्या हो गया? एरिया इस तरीके से होगा। अब इसका क्षेत्रफल तो इस तरीके से होगा, अब इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो सपोज करो, यहां पे नोट कर लो कि क्षेत्रफल सदिश
क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के सदैव लंबवत होता है, लंबवत होता है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, अगर हमारे यहाँ पर कोई क्षेत्रफल है, ये हमारा कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है ds एरिया है, और इससे इसके अभिलंबवत वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से, वैद्युत क्षेत्र में इस तरीके से रखा हुआ है। ये डायरेक्शन हमारा ई का है। अब देखो, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? इससे गुजरने वाला फ्लक्स हमारा होगा फाई ई, डी फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू डी एस। मतलब कि हमको अगर देखो फ्लक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे और जो एरिया वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश से उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, समझने की कोशिश करो। इधर से फ्लक्स जा रहा है, इधर से फ्लक्स जा रहा है, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश और फ्लक्स के बीच में एंगल 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के अभिलंबवत हो रहा है। तो फ्लक्स तो क्षेत्रफल के अभिलंबवत है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश से 0 डिग्री का कोण बना रहा है। तो वही मैं केस बना रहा हूं कि अगर क्षेत्रफल जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अभिलंबवत है, तो उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? डी फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू डी एस। अब मान लो कि जो हमारा क्षेत्रफल इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से एरिया रखा हुआ है, इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे है ना, ये हमारा ई का डायरेक्शन है और ये डी एस इसका एरिया है। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में अगर हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो हम लोग इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का वह घटक लेंगे जो क्षेत्रफल सदिश के दिशा में हो। जैसे इसको हम लोग ऐसे करेंगे, अगर ये हमारा ई है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई, और क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। एन कैप को क्या है? एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के दिशा को बता रहा है, क्षेत्रफल सदिश के दिशा को बता रहा है। ये एंगल अगर थीटा हमारा है और इसका क्षेत्रफल क्या है? डी एस है, तो इस केस में इसका इधर की ओर कंपोनेंट क्या होगा? ई कॉस थीटा होगा, है ना। क्षेत्रफल सदिश की दिशा में इसका कंपोनेंट ई कॉस थीटा होगा, और इस कंडीशन में डी फाई ई क्या होगा? डी फाई ई इक्वल्स टू ई कॉस थीटा इंटू डी एस, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा डी फाई ई। इसी को हम लोग लिखेंगे डी फाई ई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डी एस, ठीक है। तो किसी भी संबद्ध क्षेत्र से, क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल्स टू ए इंटू डी एस होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसका मात्रक देखें तो क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, इसका मात्रक देखो, फाई का मात्रक हमको निकालना है, फाई ई का। तो मात्रक निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमको पता है, क्या है? न्यूटन पर कूलॉम, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ई का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। तो दो मात्रक हो गए, एक हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम और दूसरा वोल्ट मीटर। इसका अगर हम लोग विमीय सूत्र देखें, विमीय सूत्र अगर हम लोग देखें तो विमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा? फाई ई का विमीय सूत्र, न्यूटन किसका है? बल का मात्रक है, तो न्यूटन का बल का विमीय सूत्र क्या होगा? mL/t-2, और यहाँ पे L2, और कूलॉम का हो जाएगा AT। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं mL3t-3A-1। सो यह इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। और वैद्युत फ्लक्स क्या है? यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। अब कहोगे कि अदिश राशि कैसे? अदिश राशि इसलिए है कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को फॉलो कर रही है।
जो भी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी भौतिक राशि डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करती है, अदिश गुणन को फॉलो करती है, वह अदिश राशि होती है। ठीक है। अब देखो इस पे एक दो चीज और आता है कि पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, जीरो फ्लक्स का मतलब क्या हुआ। तो अगर हम लोग पॉजिटिव फ्लक्स की बात करें, धनात्मक फ्लक्स, धनात्मक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकलता है तो उस कंडीशन में धनात्मक फ्लक्स होता है। मतलब जो थीटा का वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू, थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, थीटा का जो वैल्यू होगा, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं EDS cos थीटा, तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है अगर 0 से ज़्यादा और 90 से कम है तो ये हमारा होगा धनात्मक। दूसरा केस हमारा क्या आता है कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से कम है तो इस केस में क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक, और ये धनात्मक। और तीसरा केस हमारा आता है जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो इस केस में 0 होगा। ठीक है। तो कभी कभी ये भी चीज़ें हमको पूछ दी जाती है या हमको क्लियर होना चाहिए छोटी छोटी बेसिक चीज़ें कि कब धनात्मक फ्लक्स होता है, कब ऋणात्मक फ्लक्स होता है, कब जीरो फ्लक्स होता है। आई होप अगर फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग गॉस थ्योरम को बेसिकली बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि गॉस थ्योरम क्या है, गॉस की प्रमेय क्या है। ठीक है। तो गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बहुत सिंपल है। क्या बोलता है गॉस प्रमेय? इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है ना। यानी कि इसको हम लोग एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो फाई ई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ EdS ओवर S इक्वल्स टू Q/ε0। यही गॉस की प्रमेय है कि कोई भी गोलीय पृष्ठ है, कोई भी बंद पृष्ठ है, उससे कितना फ्लक्स निकलेगा तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है। अब देखो इसको हम लोग प्रूफ देखते हैं कि कैसे होता है एक्चुअल में प्रूफ। मान लो हम एक कंसीडर करते हैं कोई धनात्मक पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पे कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो यहाँ पे कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है। अब आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है तो यह अपना एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा और हम मान लेते हैं कि इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ बनता है और वह गॉसियन पृष्ठ गोली है। यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ हमारा गोली है जो इसके आवेश के कारण बनता है। गॉसियन पृष्ठ अब कहोगे क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ है जहां पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव को देखेंगे। तो अगर यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ है और यह गॉसियन पृष्ठ गोली है तो हम मान लेते हैं कि इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है। ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, इस गॉसियन पृष्ठ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पर वैद्युत फ्लक्स हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ छोटा सा ये ले लेते हैं, ये गॉसियन पृष्ठ हमारा है, ये
एंड दिस इज ds। ds हमारा स्मॉल गॉसियन पृष्ठ है। अब देखो ds है, अगर इस ds गॉसियन पृष्ठ पर हमको इस प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? धनात्मक आवेश है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, लंबवत बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस तरीके से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E। और यहाँ पे जो गॉसियन पृष्ठ हम लोग लिए हैं छोटा सा, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds। ठीक है, तो अगर इस बिंदु आवेश के कारण इस गॉसियन पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो कितनी होगी? यानी कि गॉसियन पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर, किसी भी पृष्ठ पर। तो अगर हमको इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अतः सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? वैद्युत फ्लक्स इसका वैल्यू होगा d फाई ई, और d फाई ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे d फाई ई का वैल्यू होगा E इंटू ds, यही होगा ना। स्मॉल सरफेस एरिया से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? E इंटू ds। अगर हमको पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? इस पूरे पृष्ठ के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेट करने का मतलब इसको सम कर देंगे, सूक्ष्म भाग है इसको ऐड कर देंगे। तो अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई ई इक्वल्स टू, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस ओवर एस। इसको हम लोग क्या करेंगे? पूरे सरफेस के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ एस। अब देखो E और ds के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ E ds ओवर एस। अब E तो हर एक बिंदु पर कांस्टेंट होगा क्योंकि E डिपेंड कर रहा है दूरी पर, तो हम लोग इसको बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब अगर इस गोलीय पृष्ठ का समाकलन करने का मतलब क्या है? इस पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल हमको निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, फाई ई इक्वल्स टू, ई का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, ई का वैल्यू देखो यहाँ पे आया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब क्या है? इस पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा फाई ई इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यही हमारा जो फाई ई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, यही हमारा इससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स है। तो गॉस थ्योरम, अब देखो गॉस थ्योरम तो क्लियर हो गया कि फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब एक बात पूछ सकते हो कि सर जो आपने यहाँ पे चार्ज का ओरिएंटेशन यहाँ पे लिया है, सेंटर पॉइंट पे लिया है, अगर चार्ज को हम लोग सेंटर में ना रख करके किसी दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे ले लें या यहाँ पे ले लें तो क्या इससे निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो गॉस थ्योरम किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल चार्ज के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर कोई गोलीय पृष्ठ हो, कोई गोलीय सतह हो, तो उससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स केवल और केवल आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा, नेट आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा, उसके ओरिएंटेशन पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई सरफेस इस तरीके से है,
और यहाँ पे एक आवेश है +2q, एक आवेश है -3q और एक आवेश है +4q। अब मैं कहूँ कि बताओ इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स φe क्या हो जाएगा, φe क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू नेट का मतलब पूरा परिणामी आवेश कितना है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, धन है, और -3 हो जाएगा, घट जाएगा, ये हो जाएगा 3q/ε0। ठीक है, तो किसी भी पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स केवल उसकी आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। और गॉस थ्योरम अप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस, है ना, ये लिख लो यहाँ पे, केवल बंद परिपथ के लिए अप्लाई होता है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी। अच्छे से आप लोग इस वीडियो को पूरे तसल्ली के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ देखिएगा, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।